हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ बुक यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में 50 नंबर सवाल तो पढ़ लिए थे। 51 देखा जाए। लिखा हुआ है यदि टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त के किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। अगर एक वृत्त है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। टीपी ओ केंद्र वाला ये वृत्त है, पहले ओ केंद्र दे देंगे। इसके बाद बोला टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू, इसको टी माने, इसको पी, इसको क्यू। टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 120 डिग्री। इस प्रकार से है कि POQ ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। और हम लोगों को पता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है, यानी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है। अब आगे क्या पूछा, PTQ चाहिए। PTQ तो हम लोगों को पता है किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ 360 होता है। और 90 90 180 खुद है, तो ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए। तो अर्थात ये 120, तो ये कितना होगा 180 माइनस 120 अर्थात 60। ये दोनों जोड़ करके 120, ये दोनों जोड़ करके 180, ये दोनों जोड़ करके 180, ये दोनों जोड़ करके 180, यानी 360 हमारा हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो गया PTQ, जो एंगल होगा PTQ वो हो गया हमारा 60 डिग्री। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है साइन 90 इंटू कॉस 60 इंटू कॉसेक 30। साइन 90 का वैल्यू होता है 1 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉसेक 30 का वैल्यू। तो कॉसेक 30 का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 होता है। कॉसेक 30 2, ये 2 से 2 कट गया, 1 गुने 1 हो गया 1, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो नए वृत्त तथा पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले। तो मान लो कि पुराने वृत्त की त्रिज्या r है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। लेकिन कहता है कि त्रिज्या को k गुना कर दिया जाए। तो पहले त्रिज्या r था, तो नया त्रिज्या में k गुना करेंगे तो नया त्रिज्या kr हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस है kr और इसका होल स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा k² पाई r²। और ये पुराना वाला है क्षेत्रफल, यानी कहता है पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो नया वृत्त का क्षेत्रफल बटा पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का तथा पुराने वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, यानी पुराना वृत्त को ऊपर रखना है, ये नीचे रखना है। नए वृत्त का क्षेत्रफल, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल है k² पाई r², और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r²। ये कहा πr² से πr² कट गया, तो बचा k/1, यानी k अनुपात k² अनुपात 1, k² अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कहता पुराने वृत्त, नए वृत्त और पुराने वृत्त और नए वृत्त का अनुपात, तो 1:k² होता। चलो क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 जो कहता है यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो परिधियों के वर्गों के अनुपात के, क्योंकि हम लोग को पता है वृत्त की परिधि का अनुपात वही होता है जो वृत्त के भुजाओं का अनुपात होता है। ये हाँ नहीं, यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है, यानी 2πr1 पहला वृत्त और 2πr2 ये दूसरा वृत्त, दोनों के अनुपात दिए गए हैं 5:7। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी r1/r2। त्रिज्याओं का अनुपात पता चल गया 5:7। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। क्षेत्रफल होता है πr1² प्लस πr2², r1² r2²। पाई से पाई कट गया, यानी दोनों के त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात। तो वर्ग इसको कर देंगे, हमारा क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। तो 5×5 = 25 और 7² 49, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 5×5 = 25, 7×7 = 49। नेक्स्ट सवाल हमारा 7 sec² माइनस 7 tan² बराबर क्या होगा। तो यहां से 7 कॉमन लेंगे और अंदर हो जाएगा sec² माइनस tan², जो कि हम लोगों को पता है कि ये फॉर्मूला है
और ये कितना होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होता है। तो 7 इंटू 1 हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 55 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे चलते हैं। 56 कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल होगा। पहले वृत्त की परिधि जो था 2 पाई आर, वो हो गया हमारा 2 पाई r1 मान लेते हैं, तो वो दिया हुआ है 2 पाई, अर्थात जो त्रिज्या होगा वो 1 होगा। पहले वाले वृत्त की त्रिज्या 1 होगा। अब कहता है 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाती है, तो नया वृत्त की परिधि 2 पाई r2 मान लेते हैं और वो 4 पाई हो जाता है, अर्थात पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, अर्थात दूसरी त्रिज्या जो आया 2 हो गया। तो कहता है इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो नया क्षेत्रफल पहले वाले के क्षेत्रफल से क्या होगा, तो पहले वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी पाई हो जाएगा केवल पुराना क्षेत्रफल, और नया क्षेत्रफल हो जाएगा पाई दूसर का त्रिज्या का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई, यानी नया जो क्षेत्रफल होगा पुराने वाले क्षेत्रफल का कितना गुना दिख रहा है, 4 गुना दिख रहा है। तो जो कहता है इसका नया क्षेत्रफल पुराने का 4 गुना हो जाएगा, ये हम लोग को पता चल गया यहां से। तो नेक्स्ट सवाल इसका 56 का डी हो गया। नेक्स्ट सवाल 57 देखा जाए, कहा है 57 में लिखा है 57 नंबर, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के नियामक दे दिए गए हैं, इसके केंद्रक का नियामक चाहिए। तो हम लोग जानते हैं केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है, तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट का सम बाई 3 और y कोऑर्डिनेट का जोड़ बटा 3। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, तो इसके केंद्रक क्या होंगे। तो हम लोगों को पता है कि केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है, तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम बाई 3, यानी 2 + 1 + 6 बाई 3, और y कोऑर्डिनेट बाई 1 + बाई 2 की जगह -4 और बाई 3 की जगह 1 बाई 3, अर्थात ये जो हमारा आंसर होगा 6 1 7 और 2 9, 9 बटा 3 बोले तो 3, और यहाँ 3 1 4 में से 4 गया तो 0, यानी हमारा जो आंसर हो गया केंद्रक का वो इक्विवेलेंट है 3 0 के, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 3 0, क्वेश्चन नंबर 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 58 नंबर सवाल को देखते हैं। 58 नंबर जो सवाल कहता है 58 कॉस थीटा का वैल्यू इसमें से कौन है। तो हम लोगों को पता है कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 58 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है ये जो बिंदु है 1 2 किस पाद में है। तो x भी धनात्मक y भी धनात्मक, तो दोनों जब धनात्मक होता है तो वो प्रथम पाद में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 59 का ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, और ये लिखा है, नेक्स्ट सवाल लिखा है यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक कितना है और इसका मध्य बिंदु 0 0 है, तो दूसरे छोर का निर्देशांक क्या होगा। एक रेखाखंड है, मान लो PQ है और इसका नियामक है 2 -2, और इसके कहता है मध्य बिंदु का नियामक, इस कहीं पे मध्य बिंदु मान लो O है और उसका कोऑर्डिनेट है 0 0, तो कहता है बाकी कोऑर्डिनेट इधर वाला निकालो, x y मान लेते हैं हम लोग, वो कोऑर्डिनेट चाहिए। किसी रेखा के एक अंत बिंदु पता है, दूसरा निकालना है, और इसका मध्य बिंदु पता है। तो एक फॉर्मूला मध्य बिंदु हम लोग पढ़े थे कि x1 + x2/2, ये वाला प्लस इसका x कोऑर्डिनेट बाई 2 मध्य बिंदु का x कोऑर्डिनेट होगा, अर्थात यहां से ये 2 चला जाएगा 0 में, x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -2। इसी जैसा y कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे, तो y प्लस इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट है -2/2 बराबर इसका y कोऑर्डिनेट होगा मध्य बिंदु का, तो वो हो जाएगा 0, ये चला जाएगा 0 में, तो यहां से जो y का वैल्यू आएगा वो +2 आएगा, अर्थात जो थर्ड ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा अंत बिंदु का कोऑर्डिनेट जो है वो होगा -2 और 2, x में -2 y में +2, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है यदि a बराबर 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री, तो sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का मान निकाले। तो यहाँ पे हम लोग साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, a का वैल्यू 60 रखेंगे, b का वैल्यू 30 रखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा
कितना, चलिए देखते हैं। ये साइन है यहाँ पे, ये साइन बी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री, अर्थात साइन 60 का जो वैल्यू हुआ √3/2 होता है, और कॉस 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, अर्थात ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, एलसीएम हो जाएगा 4, और हाँ √3 गुने √3 3 होगा, और ये हो जाएगा 1, यानी 2/4, यानी आंसर हो जाएगा 1/2, यानी ये इसका मान 1/2, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 62 जो है कहता है कि यदि px बराबर इतना है और gx इतना है, x-1 है, से भाग देने पर px/gx का क्या घात आएगा? तो घात कहने का मतलब x के पावर 4 + 1 में अगर हम gx अर्थात x-1 से भाग देंगे तो जो भागफल आने वाला है उसका घात क्या होगा? द पावर ऑफ px/gx इज, तो पावर कितना टाइम से भाग लगेगा? 3 बार लगेगा। 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 4, यहां हो जाएगा -x3, और ये घट करके हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे आ गया x³ + 1, और जो भी घात आएगा कमते चला जाएगा x², यानी कि महत्तम घात जो आने वाला है, सबसे बड़ा घात 3 आएगा, अर्थात px में gx से जब भाग देंगे तो भागफल का जो घात आएगा वो 3 आएगा, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 63 नंबर सवाल का, यदि मूल बिंदु का नियामक दिया है 0, 0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक कितना हो, तो P के निर्देशांक -15 -8 हो तो दूरी OP क्या होगा? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, OP बराबर डायरेक्ट हो जाएगा दोनों के वर्गों का x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, अर्थात √15 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, 15 के 225, ये हो जाएगा √15 के 225 और 8 के 64, यानी √289, और 289 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 17, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 63 का सी, मूल बिंदु से बिंदु P की जो दूरी होगी वो 17 इकाई होगी। इसके बाद 64 में दिया गया है बिंदु 8 sin 60 डिग्री, 0 तथा 0 8 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो 2 पॉइंट दिया हुआ है, उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारा है, मान लो इसको P, ये है 8 × sin 60, sin 60 का वैल्यू जानते हैं √3/2 और 0, अर्थात जो P का कोऑर्डिनेट आ गया 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 √3, 0 आ गया। दूसरा पॉइंट है, उसको Q मानते हैं, और वो दिया गया है 0 और 8 sin 30, और sin 30 का वैल्यू हम लोगों को पता है, ये 0 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट जो होगा sin 30 का वैल्यू 1/2 रखने पर 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 कट जाएगा, यानी 0 4 हुआ। अतः हम लोग को P 4 √3 0 और 0 4 के बीच की दूरी चाहिए। तो हमारा जो डिस्टेंस PQ होगा वो डिस्टेंस PQ बराबर √, दोनों के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी यहाँ 4 √3 और यहाँ 0, 4 √3 में से 0 गया तो 4 √3, तो 4 √3 का स्क्वायर, दोनों के x कोऑर्डिनेट के वर्गों का जोड़ दे देते हैं और y कोऑर्डिनेट के वर्गों का जोड़ का वर्गमूल ले लेते हैं। यहाँ से 0 - 4 अर्थात -4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 4 × 16 = 48, और यहाँ पे 4 × 16, 48 और 16 हो जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल होता है 8, यानी 8 इकाई दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 64 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, बोलता है यदि 3 बिंदुएं संरेख है, ये 3 बिंदुएं संरेख है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि 3 बिंदु संरेख कब होते हैं? जब उससे बने हुए ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो 0 होगा। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, x1, ये x1 है, इंटू y2 - y3 अर्थात 0 - b, फिर x2, तो x2 के जगह यहाँ 0 है, बगल में कुछ भी आए तो 0 हो जाएगा, प्लस x3 a इंटू x3 का वैल्यू हम लोग a रखेंगे, x3 है हमारा a, और इसके बगल में आएगा y1 - y2 अर्थात 2 - 0, तो ये जो हमारा बन करके आएगा, यहाँ पे आएगा -b
और ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2a, अर्थात 2a बराबर जो आएगा वो b आएगा। ये हमारा कंडीशन आ गया कि ABC अगर संरेख है तो 2a का वैल्यू b होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा C दिख रहा है। ऑप्शन नंबर C है 2a बराबर b, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 65 पर चलते हैं, 66 पर चलते हैं। 65 का आंसर हो गया हमारा। अब है 66 नंबर। 66 क्या कहता है कि बिंदुएं इतना के से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि होता है हाफ इंटू x1 फिर बाई 2 माइनस बाई 3, यानी c प्लस ए बाई 2 माइनस बाई 3, माइनस करेंगे तो माइनस ए माइनस बी, प्लस x2 फिर बाई 3 माइनस बाई 1, तो a प्लस बी बाई 1, ये बाई 3 हो गया और बाई 1 इसमें घटाएंगे तो माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, प्लस x3 की जगह c है और फिर बाई 1 माइनस बाई 2, यानी b प्लस सी माइनस सी प्लस ए, तो c माइनस ए हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें हाफ इंटू ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, बचा AC माइनस AB, यहां प्लस AB और यहां माइनस BC, यहां गुना करेंगे तो BC और इसमें गुना होगा तो माइनस CA। AC CA कट गया, AB कट गया, BC कट गया, अर्थात अंदर हो गया 0, तो बाहर कुछ भी रहे आंसर 0 हो जाएगा। अर्थात 67 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल कहता है त्रिभुज ABC। 67 नंबर सवाल कहता है जिस त्रिभुज के शीर्ष के नियामक ये 3 बिंदुएं हैं तो उसकी परिमिति क्या होगा। तो इसकी परिमिति हम लोगों को चाहिए, तो परिमिति क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि यदि एक त्रिभुज लें, इस जो कह रहा है उस टाइप का अगर एक त्रिभुज लें, ये जो त्रिभुज लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से दिखाई देगा। एक्स सच वाई एस से खींचेंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 0 एक और ले लेना है, पहला कोऑर्डिनेट 0 0 और एक्स में 3 वाई में 0, ये एक्स में 3 वाई में 0 और फिर एक्स में 0 और वाई में 4। तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये विकर्ण हो जाएगा 5 और इसकी परिमिति ये तीनों को जोड़ देंगे तो 5 और 4 9 और 3 12, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल 68 को देखते हैं। 68 नंबर जो सवाल कहता है यदि बिंदु 4y एक ऐसे वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा त्रिज्या 5 है तो y का मान चाहिए। एक वृत्त ऐसा है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और साथ ही साथ ये जो बिंदु है वृत्त पर स्थित है, तो कहीं पे ये बिंदु हम लोग मान लेते हैं, इसको O इसको P और ये है हमारा 4y और इसकी जो त्रिज्या है वो दे दिया है 5 है, अर्थात OP बराबर 5 है तो OP स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा और OP स्क्वायर बोले तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी 4 के स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी y के स्क्वायर बराबर 25, यानी y स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो यानी y बराबर रूट अंडर 16, 25 में से 16 गया तो 9 और वर्गमूल चला गया उधर तो हो गया 3, अर्थात ये जो y का वैल्यू होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 3, ये स्क्वायर रूट जाएगा तो प्लस माइनस जाएगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा प्लस माइनस 3 हो जाएगा, y का वैल्यू प्लस माइनस 3 रखेंगे तो आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 68 का ए प्लस माइनस 3, यहां प्लस माइनस 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा। विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण होता है घन का जो विकर्ण होता है वो √3 इंटू भुजा होता है, √3 इंटू भुजा होता है, और घन का विकर्ण हमारे अनुसार दिया हुआ है √6√3 और हमारे अनुसार हो गया √3l, यानी √3 से √3 कट गया तो साइड हो गया 6, यानी प्रत्येक किनारा बोला है कि कितना लंबाई होगा तो वो हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है 70 नंबर, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, बराबर कितना दिया है? 150। यहां से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25 छक 150, 25 टाइम्स, ये 25 टाइम्स कट जाएगा और L बराबर हो जाएगा √25। स्क्वायर है, इधर रूट में चला जाएगा, आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसका प्रत्येक किनारा 5 सेंटीमीटर का होगा। नेक्स्ट सवाल 71 बोलता है बेलन का आयतन होता है, तो हम लोग को पता है बेलन का आयतन πr² h होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 72, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया गया है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दो गोलों के, तो एक गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो गोलों के आयतनों का अनुपात, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r3, तो पहला का r3 छोटा में मानते हैं और दूसरा के r3 बड़ा r मानते हैं, तो इनका अनुपात, इसके आयतनों का अनुपात, आयतन हमारे अनुसार इतना है और इसके अनुसार दिया हुआ है 27/125, तो ये चला जाएगा और यहां से होल क्यूब कॉमन लेके उधर भेज देंगे, तो दोनों के रेडियस का यानी त्रिज्याओं का जो रेशियो आएगा वो आएगा क्यूब रूट 27/125, और 27 का क्यूब रूट होता है 3 और 125 का होता है 5, यानी दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया 3:5, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और दूसरे का भी हो जाएगा 4πr², एक का कैपिटल एक का स्मॉल, 4π से 4π कट गया, यानी त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात का वर्ग लेना है हम लोगों को। तो त्रिज्याओं का अनुपात हम लोग r/r निकाल चुके हैं 3/5, तो यहां रखेंगे 3/5, तो स्क्वायर करके हो जाएगा 9/25, 9/25 यानी 9:25, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 9:25। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा है 73 में यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई h हो, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² है, सही है, और ऊंचाई h है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं 2πrh, तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 2πrh। 2πrh कहां पे दिख रहा है हमारा? 2πrh, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 2πrh हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 74 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि इसका वैल्यू कितना होगा? तो cos स्क्वायर 4a और 1 + tan स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर a होता है, और cos 4 को cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a लिखा जा सकता है इंटू sec स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a बन जाएगा 1 और बचेगा केवल cos स्क्वायर a, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल 75 नंबर सवाल कहता है किसी गोले के आयतन और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले के आयतन का अनुपात क्या है? किसी गोले का आयतन और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले का आयतन का अनुपात, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, और इसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला, तो अर्धगोला का होता है 2/3 पाई r3। दोनों के आयतन का अनुपात ले लिया, त्रिज्याएं सेम है, 3 कट जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2:1 यानी ऑप्शन नंबर सी, कटने के बाद 2:1 आता है, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा है x सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चूंकि गोले को पिघला करके शंकु बनाया जाता है, तो एक को पिघला करके यदि दूसरा बनाया जाए तो दोनों के आयतन बराबर हो जाते हैं, अर्थात शंकु का आयतन जो हो जाएगा, शंकु का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गोले को पिघला करके ही शंकु बनाया गया है, गोले का आयतन। और शंकु का आयतन हम लोग को पता है 1/3 पाई r² h, और गोले का आयतन 4/3 पाई r3। पाई से पाई चला गया, 3 से 3 चला गया। अब कहा x सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघला करके
त्रिज्या इसका x है तो x क्यूब हो जाएगा, r की जगह x क्यूब हो जाएगा। x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु, इसकी भी त्रिज्या x ही है तो ये x स्क्वायर इंटू h हो जाएगा और शंकु के रूप में ढाला जाता है तो यहां से बाबू ये कट जाएगा, स्क्वायर से क्यूब एक टाइम, यानी हाइट जो आ जाएगा 4x हो जाएगा। अर्थात x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है तो शंकु की ऊंचाई हमारा आ गया 4x, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा 4x। नेक्स्ट सवाल 77 नंबर लिखा है tan 5 डिग्री, tan 30 डिग्री और 4 tan 85 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो ये tan और ये tan एक जगह कर लेंगे, tan 5 डिग्री और इस tan 85 को लिख देंगे tan 90 माइनस 5, 85 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 5 और इंटू 4 को आगे लिख देंगे और tan 30 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 1/√3। 4 के 4 रहेगा और tan 5 रहेगा और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा और थीटा का वैल्यू 5 है तो tan इंटू cot होता है 1, अर्थात आंसर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 नहीं 4/√3, 4/√3 तो 4/√3 हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/√3, क्योंकि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ये दोनों मिलकर के 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया तो 4/√3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, यदि sin 3x का वैल्यू इतना है तो x का मान कितना होगा। sin 3x बराबर sin 45 तो इसका वैल्यू 1/√2 पुट कर देंगे, cos 45 तो इसका वैल्यू भी 1/√2 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 और 1/√2 हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 और 1/2 प्लस 1/2 हो गया 2/2, बोले तो 1, यानी sin 3x बराबर, और sin 1 कब होता है 90 पे, अर्थात 3x बराबर 90 हो गया तो x बराबर 30 हो जाएगा कटने के बाद, 30 या 90, यानी x का वैल्यू पूछा है वो हो जाएगा 30 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 79 नंबर सवाल जो कहता है, यदि sin थीटा प्लस cosec थीटा 3 है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो बाबू इसको सिर्फ स्क्वायर करके चेक करते हैं, क्योंकि हमको स्क्वायर लाना है तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 sin थीटा इंटू cosec थीटा और sin थीटा इंटू cosec थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, sin थीटा इंटू cosec थीटा हो जाएगा 1 तो यह हो जाएगा 2 इंटू 1 बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये sin स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर अगर चाहिए हम लोगों को तो 2 को इधर भेजना होगा तो 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7। नेक्स्ट सवाल यहां लिखा है cosec थीटा माइनस cos थीटा x है तो और cosec थीटा प्लस cot थीटा y है तो x y किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। चूंकि x y दोनों को गुना करना है तो LHS से गुना होगा, RHS से गुना होगा तो RHS x y हो जाएगा और LHS a प्लस बी गुने a माइनस बी हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1 और बराबर xy, यानी xy का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और ऑप्शन नंबर हमारा बी ही आंसर है 1, ऑप्शन नंबर बी 80 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं cot 60 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद कहा a प्लस बी यदि 90 है तो sec a किसके बराबर होगा। तो a का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 90 माइनस बी होगा और sec 90 माइनस बी का वैल्यू cosec b होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सी हो जाएगा। यहां पे a का वैल्यू 90 माइनस बी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sec 90 माइनस बी, sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी cosec b का वैल्यू होगा। नेक्स्ट सवाल 83 कहता है यदि साइन का वैल्यू 3/5 है यानी परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 5 है तो बेस हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो tan का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 3/4, ऑप्शन नंबर 3/4 ये हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट सवाल लिखा है यदि 13 sin थीटा बराबर 5 तो sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/13,
और 5/13 यानी कि परपेंडिकुलर 5 हो गया, हाइपोटेनस 13 हो गया, तो बेस हो जाएगा 12। तो इसका वैल्यू चाहिए और इसका वैल्यू हम लोग को पता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत रखना भी नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि वैल्यू हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और माइनस गुना होगा तो -1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -1। बिना बनाए हुए डायरेक्ट हम लोग इसको देख करके बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है इसका वैल्यू p है तो p का मान क्या है, इसको सॉल्व करना है। यहां हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये देखने में लग रहा है a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो होगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। p का मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 86 नंबर सवाल पे चलते हैं। 86 कहता है एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई चाहिए। एक पतंग है, ये पतंग है, इसकी डोर की लंबाई ज्ञात करना है। डोर की लंबाई क्या होगा, जबकि यह बता दिया कि जमीन के साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाती है और साथ ही साथ पतंग पृथ्वी से 30 मीटर ऊंची है, 30 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो इसमें हम लोग परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन लाने के लिए साइन लगाते हैं, तो साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी 30/x, और साइन 60 होता है √3 और यहाँ 30/x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 30/√3। इसको अगर परिमेयकरण कर दें तो √3 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और 3 से 30 कट जाएगा 10 मरतबे 10√3, अर्थात हमारा जो आंसर हो जाएगा 10√3, तो कहीं दिया ही नहीं। फिर से, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, 30 मीटर की ऊंचाई पर है, सही है, और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री के कोण पर लगती है। चलिए बहुत बढ़िया है, डोर पृथ्वी से 60 डिग्री के कोण पर बनाती है, तो डोर की लंबाई चाहिए, ये लंबाई चाहिए, तो साइन 60 लगा दिया तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कर्ण का वैल्यू x मान लिया, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, सॉरी यहां √3/2 होगा, फिर से देखा जाए, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर, यह पतंग मान लिया जाए, और यह 30 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री के कोण पे झुकी है। कितना डिग्री पे कोण पे, 60 डिग्री के कोण पे झुकी है, तो कहता है डोर की लंबाई ये चाहिए। तो इस ट्रायंगल में लंब पता है, कर्ण पता है, तो साइन लगाएंगे, तो साइन 60 का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण, और साइन 60 का वैल्यू पता है √3/2 होता है, और 30/x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा और 30 गुने 2/√3 हो जाएगा, और √3 से ऊपर नीचे जब गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और ये 3 10 से कट जाएगा तो 20, 10 दूना 20 √3 हो जाएगा, और 20√3 हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, बहुत बढ़िया। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री था, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा, छाया ये बनेगा, इधर सूर्य है तो छाया ये हो जाएगा, तो इसका आधार चाहिए, लंब दिया हुआ है तो tan 30 लगाएंगे, और tan 30 बराबर लंब बटा आधार को x मान लेंगे, तो x चाहिए हम लोग को, और tan 30 माने 1/√3 15/x, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का मान 15√3 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सेके प्लस tan a बराबर 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू, ये सेके प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या होगा, तो सेके प्लस tan a को 1/cos a प्लस साइन ए बटा cos a लिखा जा सकता है, और इंटू यहां पे हो गया 1 माइनस साइन ए। इसके बाद
एलसीएम के बाद ये cos a बनेगा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ 1 माइनस साइन ए, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर ए और नीचे भी है cos ए, तो एक cos कट जाएगा, बचेगा सिर्फ cos ए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा 88 का सी। नेक्स्ट 89, क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि सेक 35 और कॉसेक 55 ये दोनों अगर एक दूसरे के पूरक होते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है और कट जाएगा दोनों। 5 5 10 के 0 बचा 1, 5 4 9, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 89 का 1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन 25 प्लस कॉस 65 बराबर 2 साइन ए है, तो ए का मान क्या होगा। देखा जाए साइन 25 तो है ही, साइन 65 को लिख कॉस 65 को कॉस 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 से 25 जाएगा तो 65 बचेगा, यानी ये हो जाएगा साइन 25 और ये हो जाएगा साइन 25, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बराबर 2 साइन ए रहेगा, और साइन 25 2 साइन 25 बराबर 2 साइन ए, तो ये 2 2 कट गया, ए का वैल्यू 25 डिग्री हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 डिग्री। नेक्स्ट 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि यदि 2 थीटा का मान π/2 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि 2 थीटा बराबर π/2, तो 2 को जब इधर भेज देंगे तो π/4 हो जाएगा, अर्थात थीटा π/4 और tan π/4 मतलब 45 डिग्री और tan 45 होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है 2 इंटू tan स्क्वायर 30 और tan 30 का वैल्यू 1/√3 और स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर करने पर 1/3 इंटू सेक स्क्वायर 52 और इंटू साइन स्क्वायर 38। साइन स्क्वायर 38 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 52, साइन स्क्वायर 38 को कॉस स्क्वायर 52, क्योंकि दोनों को जोड़ कर देखना है, 90 होता है तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, 8 2 10 के 0 बचा 1, 5 4 9, यानी tan स्क्वायर 30 का वैल्यू तो हो गया, सेक स्क्वायर 52 इंटू कॉस स्क्वायर 52, ये दोनों मिलकर के हो जाएगा 1, ये दोनों मिलकर के 1, और नीचे कॉसेक स्क्वायर 70 माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 70, क्यों, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा को में इसको बदल देंगे, tan 90 माइनस 70 हो जाएगा और tan 90 माइनस 70 cos 70 हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है 1, तो नीचे भी हो जाएगा 1, अर्थात आंसर हो जाएगा 2/3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा 92 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 93 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में लिखा है एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, इसके मई या जुलाई होने की क्या प्रायिकता है। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसमें मई या जुलाई 2 फेवरेबल आउटकम्स हो गए और टोटल 12 है, अर्थात 1/6 हमारा प्रायिकता हो जाएगा कि मई होगा या जुलाई, यादृच्छा चुनने पर प्रायिकता हो जाएगा 1/6, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 94 में लिखा है एक पासे की फेंक में संख्या 5 या 6 आने की प्रायिकता क्या है। तो पासा को फेंकने पर कुल जो संभावना है वो 6 होता है, और जो घटना हमको ई चाहिए उसमें 5 आए या 6 आए, अर्थात 2 फेवरेबल आउटकम्स है, तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा 2/6 हो जाएगा बराबर 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपने संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको फायदा हो सके। 95 में लिखा है एक पासे को फेंकने पर अंक 4 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। पासा फेंकते हैं तो 4 आने की प्रायिकता, 4 एक बार आता है तो 1/6, तो 4 नहीं आने की प्रायिकता तो हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता होता है 1 माइनस उस घटना के होने की प्रायिकता, तो उस घटना के 4 के होने की प्रायिकता 1/6 है, तो 4 के नहीं होने की प्रायिकता कितना होगा 1 माइनस 1/6, अर्थात 5/6, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं कि 4 नहीं होगा तो कौन होगा 1 2 3 5 6, 5/6, डायरेक्ट आंसर भी सोच सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, 3 सिक्कों को उछालने में संभव परिणामों की कुल संख्या। तो 3 सिक्कों को उछालते हैं तो हमारा कुल संभव परिणाम होता है 2 के पावर 3 यानी 8 होता है। देखा जाए कैसे, हेड 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 पहला संभावना, दूसरा हेड टेल हेड, तीसरा हेड टेल टेल, चौथा टेल हेड हेड, पांचवा टेल टेल हेड,
छठा टेल हेड टेल, सातवां टेल कौन सा हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड है, टेल हेड हेड है, हेड टेल टेल कहीं है, तो टेल 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 1 2 3 4 5 6 7, एक और कौन सा बच गया, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल बचा हुआ, हेड हेड टेल। ये हो जाएगा टोटल 8, कुल संभावना हो जाएगा टोटल 8। ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम जो होते हैं 8 होते हैं। नेक्स्ट 97 नंबर कहता है एक पासे की एक फेंक में 2 या 5 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रक्रिया। 2 या 5 के बीच में कौन आएगा, 3 या 4। 2 या 5 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रक्रिया, तो 2 या 5 के बीच में 3 और 4 होता है, 2 3 4 5, तो 2 फेवरेबल आउटकम्स है और कुल हमारा पासा फेंकने पर 6 होता है, यानी 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 97 हो गया। अगला सवाल 98 देखा जाए, इसका बहुलक क्या है। तो बहुलक हम लोग पढ़े हैं कि जिसकी बारंबारता, जिस चर की बारंबारता सबसे अधिकतम होती है उस अवर्गीकृत आंकड़ा में वही उसकी बारंबारता होती है, तो बहुलक होती है। तो बहुलक हमारा अधिकतम बारंबारता वाला चर को ही बहुलक कहते हैं। तो 3 सबसे ज्यादा बार आया, 1 2 3 बार आया, 7 2 बार आया, यानी 3 ही इस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा, यानी 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये कहता है इसकी माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम में सजा देते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजा हुआ है और ठीक उसके बीच वाला प्रेक्षण होता है, अर्थात बीचों बीच वाला प्रेक्षण हो गया 4, तो 4 हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल 100वां जो हमारा लास्ट सवाल है, कहता है ये जो संख्या आंकड़े दिए गए हैं का माध्य 6 है तो x का मान बताएं। तो हम लोग जानते हैं माध्य बराबर होता है दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो अर्थात हमारा जो 3 + 4 + x + 17 + y का माध्य 6 है, बराबर 6 है। माध्य कितना है, टोटल संख्या 1 2 3 4 5 गो, 5 संख्याएं हैं, तो कुल संख्याओं का जोड़ बटा संख्याओं की संख्या भाग दे देते हैं और इसका माध्य 6 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा x + y और 17 3 20 और 4 24 बराबर 6 5 30, यानी x + y का जो वैल्यू हो जाएगा 30 में से 24 उधर जाने के बाद घटेगा, 24 6 30, x और y में संबंध है, x + y का मान 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव का फुल डिस्कशन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं हमारे चैनल को। और अगले वीडियो में आपको मिलेगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का डिटेल डिस्कशन। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।